सभी बच्चों लोग गुड इवनिंग। एंड यस, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम काइनेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका प्रीवियस क्लास का भी आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। तो हम तो क्या 4 दिन गैप आ गया था बीच में, तो मैं चाहता हूँ कुछ क्वेश्चन अब करें जिससे क्या हो कि आपका माइंड उस पार्ट को अच्छे से ग्रैब कर ले अच्छे से, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिकली हम मेजर पार्ट करने वाले हैं। ओके, एंड यस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाय जेसिका, हाय अर्पित, हाय अंशुल, हाय दिनेश। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सो बेसिकली हमें कुछ चीजें करने वाले हैं जो क्या आज की क्लास में मजा भी काफी आएगा। हाय अवतार, हाय हिना बेटा। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए हम थोड़ा 2 मिनट वेट करेंगे, गुड इवनिंग है ना। गुड इवनिंग दिनेश बेटा, कैसे हो? बढ़िया। यस सर। बढ़िया बढ़िया। तब तक मैं अपने पास से पानी का बोतल रख देता हूँ क्योंकि बीच बीच में अब पानी पीने की बहुत जरूरत पड़ जाती है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग कार्तिक। आशा करता हूँ आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। गुड इवनिंग ललित, ठीक है ना। एंड अपना ख्याल रखेंगे। गुड इवनिंग ऋतिक बेटा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग ऋतिक जी। चलिए ओके, सो यस, और ये बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा वेट करते हैं, then स्टार्ट हो गया। चलो जल्द से। सर गुड इवनिंग अजय बेटा, कैसे हो आप? सब बढ़िया? बढ़िया सर, बढ़िया। आप तो नहीं बढ़िया बेटा, नहीं बढ़िया, बस वो ठंडी लग रहा है यहाँ पर, और यस बाकी सब सर, बढ़िया। मैं भी। चलिए, तो सारे बच्चे जितने भी यहाँ पर हैं थोड़ा बुक्स निकाल के रखना, ठीक है ना, क्योंकि नंबर टेस्ट भी करने वाले हैं। हाँ, थियरी टाइम में आपको बोल दूंगा आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं, उसमें आपको पूरा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गुड इवनिंग अरमान बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, हाय अंशुल। सर कुछ क्वेश्चन था। हाँ हाँ करेंगे, डोंट वरी, करेंगे करेंगे। बोलो 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 बोलो, क्वेश्चन क्या थे? सर आज मेरा पेपर था ना केमिस्ट्री का, तो मतलब उसमें एक क्वेश्चन आया था ना, वो अच्छा अच्छा, पूछना था। हाँ तो वो हम क्लास के एंड में पूछ रहे हैं, ठीक है ना, हम क्लास के एंड में खत्म करेंगे उसको, ठीक है जी। कैसा गया? अच्छा गया पेपर? इजी था? यस सर। ओके चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 9 2 हो रहे हैं और हमको ऑलरेडी 5 मिनट पहले क्लास खत्म करना है, तो हमारा बैकअप है इतने होना चाहिए ना। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, कम चलिए। देखो, ये आपका जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन मैंने आप ये वाला जो लिया मैंने, ये मैंने लिया आपका एग्जाम्पल में से, ठीक है ना। ये आपका मैंने एग्जाम्पल में से क्वेश्चन लिया है, तो एग्जाम में ग्राफ ऐसे कुछ पूछ जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो जल्दी बेटा फटाफट आप टाइम लीजिए, 1 मिनट का टाइम, एंड इसका मुझे आंसर बताइए क्या आंसर आएगा। काफी इजी है, ठीक है ना, काफी इजी है। और हम ये बोल सकते हैं ये जो पार्ट है, हमें देख रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में, तो क्या होगा, इससे हम बोलेंगे बॉयज लॉ वाला पार्ट है ये आपका, है ना। ये बॉयज वाला पार्ट है, और इसमें ग्राफ कैसे बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं आइसोथर्म कर्व्स। क्या बनाते हैं? आइसोथर्म कर्व्स बनाते हैं, ठीक है। हम इसमें आइसोथर्म बनाते हैं। चलिए ओके, तो अगर मैं बात करूं, जो ग्राफ है आपका कैसा, आपका लीनियर डिक्रीज हो रहा है पहला ग्राफ, है ना, और हाइपरबोला बन रहा है, लीनियर डिक्रीज से हाइपरबोला बन रहा है, तो उसका कौन सा ग्राफ होगा बच्चों? जल्दी बताओ, कौन सा ग्राफ होगा? मैच द फॉलोइंग में, कम ऑन। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम।
एकदम सही। तो आप बोलोगे जब आप प्रेशर को वाई में प्लॉट करते हो और वॉल्यूम को आप यहाँ प्लॉट करते हो तो आपको किस ग्राफ मिलता है? आपको इस तरफ का डाउनवर्ड हाइपरबोला ग्राफ मिलता है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट देगा, ठीक है ना। अगेन ये तो 1 का हो गया, बी 1 का तो बी आ गया, ठीक है। अब हमारा सेकंड वाला ग्राफ देखिए बेटा, कैसा बन रहा है आपका? लीनियरली इंक्रीज होता जा रहा है। तो कौन से ग्राफ में हमें लीनियर इंक्रीज हमें मिलता है? तो आप बोलोगे जब हमारा प्रेशर वर्सेस हम क्या होते हैं 1/v का प्लॉट करते हैं, जब हम प्रेशर वर्सेस 1/v का प्लॉट करते हैं तो हमें कैसा मिलता है? हमें लीनियरली इंक्रीज ग्राफ मिलता है, ऐसा हमें ग्राफ मिल जाता है, राइट बच्चों। तो आप बोलोगे सेकंड का सी का सेकंड आ जाएगा, है ना, ये सी का सेकंड आ जाएगा। सिमिलरली जब हम क्या करते हैं पीवी वर्सेस वी को प्लॉट करते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस वी को प्लॉट करते हैं, तो हमें कैसे मिला है? हमें कांस्टेंट ग्राफ मिलता है। तो हम ये बोल सकते हैं आपका ए का 3 आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा बॉयज का था, ठीक है ना। हमने ये बॉयज वाला पार्ट देखा। तो यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, किसी बच्चों को भी नहीं। अब देखो इसके दूसरा क्वेश्चन में कर लेते हैं रिविजन के लिए। हमने ये देखा था, मेरी वॉइस अच्छे से आ रही है? अच्छे से सभी को बच्चों को प्लीज यस करिए। साउंड भी आ रही है? साउंड भी आ रही है? ओके, 2 सेकंड रुको, 2 सेकंड। अच्छा अभी ठीक है? यस सर। अभी ठीक है, चलिए ओके फाइन। अब हमने ये देखा था जब हम बॉयज लोग की बात करते हैं, हम ऐसे ग्राफ बना रहे थे, है ना, हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर प्रेशर हम वॉल्यूम में प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलता है ऐसे? अगर मैं आपको ऐसा बनाता हूँ, ये मैं लाइन बनाता हूँ, ये मैंने का आइसोथर्म लाइन बनाया, फिर मैंने आपको एक येलो कलर का आइसोथर्म लाइन बनाया ऐसा, अपने कैसे व्हाइट कलर का आइसोथर्म लाइन ऐसा मैंने लाइन बना दिया। एग्जाम में ये पूछेंगे इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है और इसका टेम्परेचर T3 है। आपको ये बताना है इनमें से कौन से आइसोथर्म लाइन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? T1 T1 है, ठीक है ना। ये आपको जैसे पता है, ये आपका T1 इससे सबसे ज्यादा होगा। जिनको नहीं पता चल रहा मैं आपको ये बोला जाता हूँ, जिनका भी जो भी आपका जो भी क्या होगा लाइन क्या होगा कोऑर्डिनेट से जितना दूर होगा, जो लाइन क्या होगा कोऑर्डिनेट से जितना दूर होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा सबसे ज्यादा होगा। तो हमें क्या देखा T1 का आएगा, उसका T2 का आएगा और लास्ट में आएगा T3 का, ये आएगा। तो आपका ये आंसर बनने वाला, ठीक है ना। तो मैंने बॉयज लोग का मिडिल वाला पार्ट देखा था, ठीक है। चलो हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं अभी। काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप प्लीज ट्राई करें इसका आंसर निकाले बच्चा। काफी सिंपल क्वेश्चन है वाला, कम ऑन। सर पहले का ई है। क्या आएगा पहले का? पहले का आएगा ई, हाँ। तो आप बोलोगे फर्स्ट का ई आ जाएगा, तो फर्स्ट का ई आ जाएगा, ठीक है ना। और चार्ल्स लॉ सेकंड वाला क्या होगा? सर डी। एकदम से, हाँ बाकी बच्चों को पार्टिसिपेट आना चाहिए। फर्स्ट का डी आएगा, फिर डेल्टास लॉ के बारे में हमने क्या देखा था? डेल्टास क्या होता है? इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, मतलब जो भी नॉन रिएक्टिव है। अगर मैं बोलता हूँ डिफरेंट गैसेस हैं, सबका पार्शियल प्रेशर क्या अलग अलग पार्शियल प्रेशर है। अगर मुझे टोटल प्रेशर निकालते क्या होगा? मैं सबका सम करूंगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो क्या होगा मेरा डेल्टा से क्या होगा? मेरा इसका आंसर ये आ जाएगा, दैट इज बी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और हमने क्या देखा एवोगैड्रो के बारे में, ये और भी सिंपल है। हमने क्या देखा था? वॉल्यूम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। हाँ ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको देखते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी हमारा सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला है? प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एट कांस्टेंट मोलर वॉल्यूम। क्या बोला है? हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। अगर हम क्या करते हैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, हमें किस टाइप का ग्राफ मिलेगा? आप बोलोगे हमें मिलेगा आइसोको, राइट। हमें क्या मिलेगा? हमें आइसोको लेंगे, मतलब फर्स्ट का क्या आएगा? सी आ जाएगा, फर्स्ट का सी आ जाएगा, है ना। अब क्या बोला है? कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा आइसोथर्म्स मिलेंगे। सिमिलरली क्या बोला? कांस्टेंट प्रेशर बोला तो आइसोबार, है ना। ये भी काफी सिंपल है, कोई बिग डील नहीं। तो हमारा लॉस भी यहाँ पर रिवर्स हो रहा है, ठीक है ना। ओके अच्छा एक क्वेश्चन पढ़िए बच्चा,
कौन पढ़े क्वेश्चन? हाँ हाँ, पढ़िए, ईशान बेटा पढ़िए, कम ऑन। उसके बाद अंशुल फिलहाल अपनी जैसी पढ़ेंगी। A person living in Shimla observed that cooking food without using pressure cooker takes more time. The reason for this observation is that at high altitude. हाँ, तो हम ये जानते हैं कि जब हम हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं क्या होगा, आप बोलोगे आपका प्रेशर क्या होता है, आपका क्या होता है, आपका डिग्री से होता है। तो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी आएगा, ठीक है ना। काफी सिंपल वाला फिनोमेना है। कुछ चीज आपको ध्यान रखना है, जब हम हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं क्या होता है, आपका वहां पर क्या होगा, प्रेशर नहीं मिलेगा। तो अब आप देखोगे बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम जाते हैं हिमला से, तो क्या होगा, उनका सर चकने लगेगा, क्योंकि प्रेशर उनको प्रॉपरली नहीं मिल रहा है हाई एल्टीट्यूड पे, ठीक है ना। तो क्या होगा, आपका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये आपका सिंपल सा आंसर है, ठीक है ना, इसका आंसर। कम ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इस बार आई थिंक जेई में आया था। ये तो आई थिंक 2014-15 की बात है। तो क्वेश्चन क्या लिखेगा, पढ़ो बच्चा। ईशान बेटा पढ़िए क्वेश्चन को। A plot of volume V versus temperature T for a gas at constant pressure is a straight line passing through the origin. The plot's different values of pressure are shown in figure 5.1. Which of these following order of pressure is correct for this gas? तो क्या हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एक्चुअली हमें क्या दिया है, हमें दिया है आइसोबार लाइंस। क्या दिया हमें यहाँ पे, आइसोबार लाइंस दे दिया है ना। हम यहाँ पे क्या हो सकते हैं, हमारे क्या पे, ये हमारा आइसोबार लाइंस है। और हमें ये और हमें ये एकदम से बच्चा, एकदम से हमें ये फाइंड करना है इनमें से, इन ग्राफ में से किसका प्रेशर ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, आपको ये ध्यान रखना है, जो भी वैल्यू, जो भी लाइन क्या होगा, जो भी आइसोबार क्या होगा, टेम्परेचर एक्सिस जितना ज्यादा पास होगा उसका, उससे प्रेशर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो आप क्या बोलोगे, P4 जो है, P4 का क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। उसके बाद P3 का होगा, उसके बाद P2 का होगा, एंड देन लास्ट में P1 का होगा। तो क्या होगा, आप बोलोगे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सिमिलरली बच्चा, जब हम बोलते हैं गेल-लुसाक के बारे में बात करते हैं, है ना, जब हम गेल-लुसाक के बारे में बात करते हैं, उसमें भी सिमिलर प्लॉट्स आएंगे। तो वहां पे क्या होगा, गेल-लुसाक में यहाँ पे जैसे यहाँ पे P1 वहां पे क्या होगा, यहाँ पे V1 V2 V3 एंड V4 होगा। किसमें, गेल-लुसाक में। उसमें क्या होगा, आपका जो आपका लाइन क्या होगा, टेम्परेचर जो पास होगा उसका ज्यादा वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे गिर सकते था। तो ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आपका एंट्रेंस में ना इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। डन, ये वाला पार्ट में कुछ डाउट नहीं ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये आपका फर्स्ट चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, और बाकी इस चैप्टर पे हम लोग चीजें उसका भी रिवीजन हो जाएगा। कमन अंशुल बेटा क्वेश्चन पढ़िए बच्चा, इसका क्वेश्चन पढ़िए। Sir, which of the following figures does not represent 1 mole of dioxygen gas at standard temperature and pressure? ओके, अब देखो हम ये जानते हैं, मैंने आपको ये बताया था कि जब हम वन मोल के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या होता है, आप बोलोगे 6.0 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं। ये हमें पहले से पता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या है, हमने ये बोला था स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में अगर आपका प्रेशर कितना होगा, अगर आपका प्रेशर 1 बार होगा और टेम्परेचर होगा 273 केल्विन, तो क्या होगा, आप ये बोलोगे कोई भी गैस 1 मोल के अंदर उसका मोलर वॉल्यूम क्या होगा, उसका मोलर वॉल्यूम होगा कितना, आप बोलोगे 22.7 लीटर्स। कितना, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे कोई भी गैस, 1 मोल का गैस, ठीक है ना। 1 मोल की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर आपका प्रेशर कितना होगा, अगर आपका प्रेशर होगा 1 बार, सॉरी कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर होगा, 1 atm होगा, और अगर क्या टेम्परेचर कितना होगा 273 होगा, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा कोई भी गैस करेगा, आप बोलोगे 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। तो आप इतना ध्यान रखना, एटमॉस्फेयर में क्या होता है और बार में क्या होता है, ठीक है, ध्यान रखेगा ना। तो बार में क्या होगा, आपका 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करेगा 1 मोल ऑफ गैस। सिमिलरली जब आपका एटमॉस्फेयर वाला होगा तो क्या होगा, आपका 22.4 करेगा, ठीक है ना। अब जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा, मतलब कि डज नॉट रिप्रेजेंट द 1 मोल ऑफ डाइऑक्साइड एट एसटीपी। बताइए कि इसमें कौन सा आंसर नहीं आएगा। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए बच्चा, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए।
आ रहा है बच्चों आंसर? सिंपल है। आपको 1 मोल के बारे में बात की है। मैं हेल्प करूं बच्चा? फोर्थ। हाँ, फोर्थ आंसर आ गया। चलो एक आंसर आ, फोर्थ आ गया, तो फोर्थ तो नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है 11.2 लीटर बोला है, तो पॉसिबल नहीं है। कितना होता है? या तो 22.7 होता है या तो 22.4 होता है ना। अब देखो, हम ये भी जानते हैं 1 मोल के अंदर कोई भी गैस का कितना वेट होगा, उसका जितना मॉलिक्यूलर मास होगा। 1 मोल के अंदर जब मैं बात करता हूँ 1 मोल के बारे में, तो क्या होगा 1 मोल में कितना मॉलिक्यूलर वेट होगा, मास होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट जितना। जब हम बात करते हैं डाई ऑक्सीजन के बारे में, तो उसका मास कितना होगा, उसका होगा 32 ग्राम पर मोल। कितना होगा? 32 ग्राम पर मोल। तो क्या होगा, हम ये बोलेंगे 1 मोल के अंदर कितना ग्राम होगा ऑक्सीजन, आप बोलोगे 32 ग्राम होगा। तो सिंपल सी बात है, आपका ऑप्शन क्या होगा, 1 भी आएगा। मतलब क्या होगा, 1 and 4 इज द राइट आंसर। समझ गए? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन 1 and 4 इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को ये पार्ट समझ में आया कि हमने जो लिखा है पार्ट के बारे में? आज तक काफी सिंपल है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब मैं 1 मोल के बारे में बात करूं, देखो वापस बोल रहा हूँ, किसी बच्चे को जब मैं 1 मोल के बारे में बता रहा हूँ ना, उसके बाद समझो क्या होता है, ठीक है ना। सबको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर भी इस चैप्टर में वो वर्ड काफी बार बार यूज होगा। ठीक है, डन है बच्चों? डन? सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो, जैसे मैंने बोला, आपको क्या क्या चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये वाली बात, ये फर्स्ट चीज आपको पता होना चाहिए, फिर आपको सेकंड चीज पता होना चाहिए, ये थर्ड चीज आपको पता होना चाहिए, आपको ये फोर्थ चीज पता होना चाहिए। उसका कितना पार्टिकल्स होगा, कितना वॉल्यूम होके पकड़ेगा, और कितना मास होगा उसके अंदर। तो आपको ये चार चीज जब भी 1 मोल के बारे में बोला जाएगा, आपको इतना पार्ट अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। अब देखो, जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ाई करते हैं, एक्चुअल होता क्या है ना, ये जो लॉस है, ये जो काइनेटिक ऑफ गैसेस है, इससे कुछ पोस्टुलेट है। पोस्टुलेट मतलब क्या? कुछ अजम्पशंस है जो साइंटिस्ट ने कुछ बताया था इसके बारे में, और वो क्या है हम आगे पढ़ें। काफी सिंपल है, मैं बोलूंगा इसको आपको जेडब्ल्यू के लिए भी पढ़ना नहीं है ना, खाली आपको थियोरी के लिए आपको प्रॉपर्ली पढ़ना है इसको। ठीक है ना, जेडब्ल्यू के आपको पढ़ना नहीं है वाला पार्ट। चलो आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट पढ़िए बेटा, अंशुल बेटा, फर्स्ट पोस्टुलेट। A gas consists of tiny spherical particles called atoms or molecules of the gas which are identical in shape and size. ठीक है ना, तो ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट था। उन्होंने क्या कहा कि जो भी आपका गैस पार्टिकल्स है आपका, उसका टाइनी पार्टिकल्स होगा, और जो क्या होगा उनका सेम आइडेंटिकल शेप एंड साइज होगा। ये आपका फर्स्ट पोस्टुलेट था, किसका? काइनेटिक थ्योरी कह सकते, तो हम बोलेंगे दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आगे पढ़ो बच्चा, आगे पढ़िए। The volume occupied by the particles is negligible in comparison to the total volume of the gas. ओके, तो क्या बोला यहाँ पे? द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल इन द कंपैरिजन टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में। इसका मतलब ये होगा, सपोज करो अगर मैं ऐसे कंटेनर लेता हूँ, अगर मैं ऐसे कंटेनर लिया और कंटेनर में क्या है, बहुत सारे गैस है, मान के चलते उसका वॉल्यूम कितना है, इतना इसका वॉल्यूम है, इतना इसका ये वॉल्यूम है। हम मान के चलते हैं कि आपका जो पार्टिकल है उसका वॉल्यूम कितना है, हम मान के उसका वॉल्यूम इतना है। तो ये पोस्टुलेट में क्या कर रहे हैं, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सिंगल पार्टिकल क्या है उसका, इट इज नेग्लिजिबल इन द कंपैरिजन टोटल वॉल्यूम गैस। मतलब क्या होगा, जब हम ज्यादा की बात करें तो क्या होगा, वो क्या छोटा सा गैस होगा, और छोटा सा गैस क्या आपका छोटा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर होगा, तो उसके सामने क्या होगा, वो सिंगल पार्टिकल के हम उसका वॉल्यूम क्या कंसिडर नहीं करेंगे। ये आपका सेकंड पोस्टुलेट है। सिंपल सी बात, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 1000 है आपका, 1000 रुपीज है, आप 1000 रुपीज के सामने आप 5 रुपए से क्या करोगे, आप उसको निग्लेक्ट कर दोगे, चाहे 5 रुपए ऐड हो या ना हो, हमें ज्यादा कुछ ऐसा कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो क्या लिखा है यहाँ पे, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द टोटल वॉल्यूम। क्या बोला है, टोटल वॉल्यूम की कंपेरिजन किया है, यहाँ पे टोटल है और यहाँ पे सिंगल पार्टिकल है। तो यहाँ पे क्या आपका, दिस इज योर सेकंड पोस्टुलेट के बारे में। ठीक है, चलो आगे पढ़िए बच्चा, आगे पढ़िए। Gaseous molecules are always in random motion and collide with each other and with the walls of the container. हाँ, तो यहाँ पे थर्ड पोस्टुलेट हम क्या कहता है, थर्ड पोस्टुलेट हमारा ये कहता है
कि जब जो आपके जो गैस मॉलिक्यूल्स है आपका ऑलवेज रैंडम मोशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, और उस रैंडम मोशन क्या हो रहा है, वो आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं, और आपके क्या रहे जो वॉल्स है, जो कंटेनर वॉल होगा उसके साथ भी क्या कर रहे हैं, कोलाइड करते जा रहे हैं। इसको हम इससे समझेंगे। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या हो रहा है, जब मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर क्या हो रहा है यहाँ पर, वो कह रहे वो आपस, जैसे ये मॉलिक्यूल है ये आपस में टकरा रहे हैं, ऐसे टकरा रहे हैं, लेकिन आपस में टकरा रहे हैं। सिमिलरली ये जो वॉल से कंटेनर रहते क्या कर रहे हैं, इसके साथ में टकरा कर ऐसा वापस रैंडम मोशन हो रहा है। तो ये हमने क्या देखा, ये हमारा थर्ड पोस्चर के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, काफी सिंपल है, ऐसा कोई बिग डील बात नहीं। हाँ आगे पढ़िए बच्चा, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। Pressure is due to the collisions of the particles with the walls of the container. ओके और क्या होता है, जो भी आप पे जो कोलिशन हो रही है, कोलिशन मतलब क्या, टकराना, वो क्या है, दैट इज इलास्टिक कोलिशन। इलास्टिक कोलिशन मतलब क्या होगा, आप ये बोलोगे द टोटल एनर्जी, द टोटल एनर्जी आफ्टर एंड बिफोर collision, after and before collision remains constant, remains constant। तो ध्यान ये रखना है, जब भी हम इलास्टिक कोलिशन के बारे में ध्यान रखें तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि टोटल एनर्जी क्या हो रही है, बिफोर आफ्टर क्या आपका सेम ही है, ठीक है ना। लेकिन मैं बोलूंगा कि रियल लाइफ में ऐसा एक्चुअली प्रैक्टिकल वाली बात है, क्योंकि रियल लाइफ में क्या होता है, जब भी कोई मॉलिक्यूल टकराता है तो क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगा, या तो हीट में चेंज हो जाएगा या तो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, हम नहीं जानते इसके बारे में। तो ये सर इस वाले स्टेटमेंट को डाउट है बच्चों, इलास्टिक कोलिशन के बारे में बच्चा सबको समझ में आ रहा है? हाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोलिशन मतलब क्या, टकराना, इलास्टिक मतलब क्या, जो भी चीज टकराएगा क्या होगा, उसके क्या होगी, टोटल क्या होगी, इसके बाजू में चली जाएगी, कोई भी एनर्जी क्या होगा, वेस्ट नहीं जाएगा। सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ, जैसे मान के चलिए पार्टिकल है, ये मेरा दूसरा पार्टिकल है, ये मेरा दूसरा पार्टिकल है, मैं मान के चलता हूँ पहले से बस कितना एनर्जी था, आप बोलोगे 5 जूल एनर्जी था। अब क्या हो रहा है, ये से टकरा गया, इसे टकराया, जैसे इसे टकराया तो क्या हुआ, इसकी एनर्जी क्या होती है, जितना एनर्जी इसके अंदर था क्या होगा, वो उसके अंदर क्या होगा, ट्रांसफर हो गया, क्या हो गया, पूरा ट्रांसफर हो गया विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी। समझ गए, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिशन। अब समझ पड़ा बच्चों ये वाला पार्ट के बारे में? यस सर। ओके सारे बच्चों समझ में आ रहे बच्चों? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो लॉ है ना, मैं बोलूंगा इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है ना, खाली आप इंफॉर्मेशन ध्यान दो, क्योंकि आपको एग्जाम में पॉइंट्स आपको ध्यान नहीं देख रखने वाला पार्ट, ठीक है ना। पढ़िए बच्चा, इसको पढ़िए बच्चा, पढ़िए अंशुल बेटा। हाँ पढ़िए, हाँ बेटा रोहित पढ़िए, रोहित पढ़िए बच्चा। Newton law of motion are applicable on the motion of the gaseous particle. नीचे पढ़िए, नीचे वाला पार्ट पढ़िए। For For an ideal gas, ideal attractive or repulsive force equal to 0. जी अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे फोर्स के बारे में बोला है, यहाँ पे क्या बोला आपका, फोर्स के बारे में बोला है। तो उन्होंने ये बोला कि ये देखो, ये वाला मैं बोलूंगा, ये जो आपका सेकंड वाला पार्ट है, ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये बोला कि पार्टिकल के अंदर क्या हो रहा है, जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स है और जो रिपल्सिव फोर्स क्या आपका 0 है, ये जो पोस्टुलेट है ये आपका फर्स्ट पोस्टुलेट है, ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स क्या होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, या मॉलिक्यूल्स से होगा आपका 0 होगा। ये कैसा आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका फॉल्स पोस्टुलेट है, जो कि आपका फॉल्स पोस्टुलेट है, फॉल्स अजम्पशन, ठीक है। ये वाला हम कब पढ़ेंगे, जब हम वैन डर वाल इक्वेशन पढ़ेंगे ना, तब आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट ध्यान रहेगा, कौन सा, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, दैट इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। वो 0 नहीं होता, लेकिन हमने पोस्टुलेट में क्या लिखा कि वो आपका 0 होता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके ये वाला पार्ट पढ़िए बच्चा, ये वाला पार्ट पढ़िए, ये वाला पार्ट पढ़िए रोहित बेटा। Effect of gravity is negligible on the molecular motion. हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, जो भी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, जब क्या होगा,
मॉलिक्यूल मोशन में होगा क्या होगा, उसके अंदर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा। ये आपका नेक्स्ट पोस्टुलेट है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, नेक्स्ट पोस्टुलेट है। तो ये भी आपको खाली समझना है, ये पार्ट ऐसे कोई इंपॉर्टेंट वाली पार्ट नहीं है, ठीक है ना। चलिए, जैसे यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, रैंडम मोशन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आपका दो पार्टिकल, एक आपका येलो है और आपका ब्लू है। अब क्या हो रहा है, इनमें क्या हो रहा है, कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें एक्ट नहीं कर रही है, इसमें जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या आपका नेग्लिजिबल है, इसके इस वाले पार्टिकल पे, ठीक है। ओके, हाँ ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़िए इसको बच्चा, इसको पढ़िए। The average kinetic energy of the gaseous molecule is directly proportional to absolute temperature of the gas. हाँ, तो मैं बोलूंगा ये जो इक्वेशन है क्या आपका, ये वाला इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्या होता है, आपका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वो क्या करेगा, वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इट डज नॉट डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस केवल, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करो, किसका, गैस मॉलिक्यूल के किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा फास्ट मोशन करेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली क्या करेगा, अगर हम टेम्परेचर लो कर दे क्या होगा, मॉलिक्यूल एकदम स्लो, एकदम क्या करेगा, एकदम स्लो मूव करेगा। ये पार्ट समझ में आ गया बच्चों, कोई डाउट नहीं है इस वाले पार्ट के अंदर। चलिए Yes, sir. नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हाँ ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, आपको ध्यान रखना है। तो क्या होता है, आपका एवरेज एनर्जी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 3/2 kBT। केबी क्या आपका, केबी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, केबी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और आपका केबी कैसे मिलता है, हमें केबी निकालते हैं, दैट इज जब हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं किससे, एवोगैड्रो नंबर से। जब हम R/Na करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें केबी की वैल्यू मिलती है, ठीक है ना। ये पार्ट समझ गए बच्चा, अगेन बोल रहा हूँ ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। गैस का नेचर कैसा भी हो, टॉक्सिक हो, लाफिंग हो, कुछ भी हो, वो फर्क नहीं पड़ता, वो खाली क्या करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएगा तो क्या होगा, गैस जल्दी फास्ट मूव करेगा। अगर क्या रहता है, टेम्परेचर स्लो कर, क्या होगा, आपका ग्लास एकदम स्लो मूव करेगा, ठीक है, यहाँ पर स्लो मूव। ओके, आगे पढ़ते हैं, देखो सिंपल सी बात है। तो बोल्ट्जमैन की वैल्यू क्या, केबी की वैल्यू क्या होती है, आप बोलो, केबी की वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये आपका क्या होगा, केबी का वैल्यू होगा। और आर हम कैसे मिलता है, हमें R/NS ये वाली वैल्यू मिलती है। तो क्या वाला पार्ट सबको समझ में अच्छे से, कोई डाउट नहीं है इस पार्ट में बच्चों। ओके, सारे बच्चे समझ गए। देखो पॉजिटिव है, अब वाली इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है, इसको ऐसे कोई बढ़िया, इसको पूरा कुछ पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब देखो, हम क्या करते हैं, सारे पॉजिटिव वन बाय वन रिवाइज करते हैं। तो पहला पॉजिटिव क्या था, हम पॉजिटिव था दैट गैस आर टाइनी पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल्स, है ना, ये हमारा फर्स्ट पॉजिटिव था। हमारा सेकंड पॉजिटिव क्या था बच्चों, जल्दी बताओ, हमारा सेकंड पॉजिटिव क्या था, जल्दी बताओ बच्चों, सेकंड पॉजिटिव हमारा क्या था बच्चों, हेलो बच्चों, सेकंड पॉजिटिव हमारा क्या था। तो सेकंड छोड़ो, दूसरा पॉजिटिव क्या था, जल्दी बताओ बच्चों। The effect of the gravity on the motion of molecule is negligible. हाँ, तो हम ये बोल सकते हैं गैस में जो, जब हम गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पर क्या हो रहा है, उसमें आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, वो आपका नेग्लिजिबल, उसमें एक्ट नहीं करेगा। थर्ड हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं दैट इज, मुझे याद आया कौन सा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल is negligible in comparison with the बोलो बच्चों क्या होता है, with the total volume of gas, total volume of gas। तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है, थर्ड नंबर वाला पॉजिटिव, ये मैं बोलूंगा इट इज इंपॉर्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉजिटिव है। फिर हमने क्या था, फोर्थ वाला पार्ट देखा था, फिर हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था गैस करेंगे, गैस ऑलवेज हैव रैंडम मोशन, क्या करेंगे, गैस करेंगे ऑलवेज रैंडम मोशन करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे। और क्या होगा, वो क्या करेंगे, वो कोलाइड करेंगे ईच अदर, क्या करेंगे, वो कोलाइड विथ ईच अदर as well as
विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, है ना बच्चों? क्या मैं सही लिख रहा हूँ ना बच्चों? सही लिख रहा हूँ मैं? एकदम सही है। Yes, sir. चलो फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्या देखा? फिफ्थ पॉइंट में ये देखा कि Only जो, जी बेटा, हाँ एकदम से बेटा, अभी रोहित भी एकदम लिख रहे हैं। हाँ, मोशन ऑफ गैस डिपेंड ऑन टेम्परेचर। हम क्या बोलेंगे? जो आपकी उसकी एवरेज कैंडिडेट किसको डिपेंड करेगी? दैट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। 6 पॉइंट क्या होगा? आप बोलोगे जो भी कोल्यूशन हो रहे हैं आपके, जो भी कोल्यूशन हो रहे हैं, या फिर हम बोलेंगे जब मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं उनके बीच में कैसे कोल्यूशन हो रहा है, उसमें बोलोगे आप उसमें हो रहा है इलास्टिक कोल्यूशन। कैसे हो रहा है आपका? इलास्टिक कोल्यूशन हो रहा है। 7 पॉइंट क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन between the molecule is negligible, तो मैं बोलूंगा ये वाला भी क्या होगा? ये आपका इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। ये भी क्या आपका? ये भी आपका इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। तो देखा जाए तो क्या होगा? हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्टुलेट लिखे हैं, इसमें क्या हो रहा है आपका? 2 पोस्टुलेट गलत है। कौन से वाले पोस्टुलेट गलत है? एक आपका थर्ड वाला गलत है और आपका सेवंथ वाला गलत है। इससे क्या होगा? जो भी हम करेक्शन करेंगे आइडियल गैस के अंदर, हम वो जब वैन डर वाला इक्वेशन यूज करेंगे तब क्या करेंगे? तब हम वॉल्यूम वाला फैक्टर लेंगे और आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला फैक्टर लेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम आइडियल गैस इक्वेशन से क्या करेंगे, वैन डर वाला इक्वेशन बनाएंगे, तब क्या करें हम क्या लेंगे? कौन सा पार्ट लेंगे? एक हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला पार्ट लेंगे और आपको क्या लेंगे? वॉल्यूम वाला पार्ट लेंगे। ठीक है ना बच्चों? ये पार्ट समझ गए? डन? ये वाला पार्ट सारे बच्चे यस या नो? बच्चों सारे बच्चे बोलो बच्चों। Yes, Yes, sir. चलिए बहुत sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़। अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ये आपका मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में। अब मैं बोलूंगा ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा? आपका टेक्स्ट बुक में वैल्यू नहीं दिया है, मैं आपको वैल्यू भी लिखा दूंगा इसको। ठीक है ना? तो ज्यादा अच्छे से होगा। जी बेटा सुमित बोलिए। आई थिंक नहीं। चलिए चलो आगे पढ़ते, ठीक है ना? अब देखो, ओके, अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में। जैसिका प्लीज आप मेरे लिए रीड करोगे? molecular speed. Gas molecules are always in continuous motion. They collide with each other and with the walls of the container, changing their speed and redistribution of energy. ओके, तो मैं क्या बोला? जब भी आप मॉलिक्यूलर स्पीड एग्जाम में लिखने बैठे हो तो आपका फर्स्ट पॉइंट ये होना चाहिए। कौन सा? क्या आप ये बोलोगे द गैस ऑलवेज आर इन कंटिन्यूअस मोशन। क्या कर रहे हैं? वो कभी रुक नहीं रहे हैं, हमेशा कंटिन्यूअस मोशन कर रहे हैं। वो क्या रहे हैं? दे कोलाइड विद ईच अदर एंड द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये आपका होना चाहिए सेकंड पॉइंट के बारे में, आपका सेकंड पॉइंट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका? दे चेंज द स्पीड एंड द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑकर। ये आपका होगा थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे हमने लिखा, बेसिक हमने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट लिखे जो कि आपको एग्जाम में लिखने पड़ेगा। ठीक है ना? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो प्लीज पढ़िए बच्चा, प्लीज पढ़िए इसको। Speed and energy of all the molecules at any instant are not the same. Measuring speed of an individual molecules is not possible. अच्छा बच्चों, अब देखो सिंपल सी बात है। अब जब हम गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं या वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, वहां पे एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं। अगर हम एक मॉलिक्यूल के बारे में बात भी करेंगे तो क्या हर एक मॉलिक्यूल का स्पीड निकालना पॉसिबल होगा? ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इतना सारा मॉलिक्यूल्स है, हम एक साथ इतने सारे मॉलिक्यूल कैसे निकाल पाएंगे? तो हम क्या करते हैं? हम उससे क्या निकालते हैं? उसके लिए मॉलिक्यूलर स्पीड निकालते हैं। बेसिकली जब हम मॉलिक्यूलर स्पीड की बात करते हैं, हम 3 चीज के बारे में बात करते हैं। कौन सा? एक होता है हमारा एवरेज स्पीड। क्या होता है बच्चों? एक हमारा होता है एवरेज स्पीड। सेकंड हमारा होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है। एंड तीसरा हमारा होता है आरएमएस, दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। स्क्वायर स्पीड के बारे में देखते हैं। अब देखो एग्जाम, आपका जो टेक्स्ट बुक है ना, इसमें आपको इवन इस बार जो जेडब्ल्यू होने वाला है, उन्होंने, अगर आप उसको सिलेबस देखोगे ना, तो सिलेबस में प्रॉपर लिखा गया है कि जब हम मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला इसमें क्वेश्चन आएगा। लेकिन जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपका मॉलिक्यूलर स्पीड, एवरेज स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का कोई भी आपका क्या बोलते हैं इक्वेशन या फॉर्मूला नहीं दिया गया है। तो अभी जो वाला पार्ट पढ़ेंगे काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना? अब देखो, अब आगे आते हैं। तो सिंपल सी बात है,
कि हम स्पीड और एनर्जी का एक का नहीं निकाल सकते हैं। सिमिलरली क्या होगा, मैसेज स्पीड ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, क्या वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या उसके तीन चीज करेंगे, कौन सा, एक हम निकालेंगे एवरेज स्पीड, दूसरा होगा मोस्ट पर स्पीड, और दूसरा क्या निकालेंगे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, पढ़िए बच्चा, इसको पढ़िए। Types of molecular speeds: average speed, most probable speed, root mean square speed. ओके, तो हम ये तीन चीज स्पीड को निकाल दो, ठीक है ना। ओके, तो सिंपल है, तो सिंपल इसका नाम कहते हैं, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट कभी होता क्या ना, कभी आपको अल्फा भी देते हैं, लेकिन आपको अल्फा ध्यान रखना, आपको यू एवरेज ध्यान रखना है। यू एवरेज मतलब क्या, स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड, ठीक है ना। यूएमपी मतलब क्या, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। आरएमएस मतलब क्या, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो क्या फिर सिंपल और पार्ट। चलिए बच्चा पढ़िए इसको, पढ़िए। Average speed: arithmetic mean of the speeds of different molecules of the gas. ओके, Average speed अब देखो, is पढ़िए 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 पढ़िए। T upon pi m power 1/2. ओके, अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है, मैं बोलूंगा आपको जेडब्ल्यू के लिए इसको, ये फॉर्मूला को याद होना चाहिए, क्योंकि है ना आपको एग्जाम में क्या करेंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट दे देंगे, आपको बोलेंगे इसका एवरेज स्पीड निकालो। तो आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या फॉर्मूला आपका, ऐसे दैट इज यू एवरेज कैसा होगा, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8RT बाई पाई एम, ये आपका फॉर्मूला होगा। लेकिन जब आप एग्जाम के लिए पढ़ोगे, इस एग्जाम के लिए, तो कैसे पढ़ोगे आप, हम मान के चलते हैं, सपोज करते हैं हमारे पास कितना है, 3 पार्टिकल्स है। सपोज करते हैं हमारे पास कितना है, 3 पार्टिकल है। उन 3 पार्टिकल स्पीड क्या होगा, U1 होगा, एक का U2 होगा और दूसरे का U3 होगा, है ना। हमें देखते हैं, अगर मुझे इन तीनों का एवरेज निकाल, तो क्या करूंगा मैं, हम मैसे लिखूंगा दैट इज यू एवरेज इक्वल टू, यू एवरेज कैसा निकालूंगा मैं, आप बोलोगे U1 प्लस U2 प्लस U3 डिवाइड बाय n, सो डिवाइड बाय क्या होगा, 3, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, है ना। तो मुझे किस तरह का 3 पार्टिकल निकालना है। सिमिलरली अगर आपको n नंबर ऑफ निकाल, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या करोगे, डॉट 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 n un करोगे, और यहाँ पे अगर आपका n आ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना इस वाले पार्ट के अंदर, एवरेज स्पीड के अंदर। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको जितना भी स्पीड दिया गया है, आपको सबका एवरेज निकालना है, मतलब कि सबको ऐड करो एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल करो। 3 है 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। समझ गया वाला पार्ट अच्छे से बच्चों, डन। Yes, sir. अगेन बच्चों, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है जेडब्ल्यू के लिए, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। दैट इज 8RT बाय पाई एम, ओके, ध्यान रहेगा। Yes. ओके, चलो आगे पढ़िए बच्चों, आगे पढ़िए, जैसे आगे पढ़िए, हाँ पढ़िए बच्चों। Average speed is equal to U1 plus U2 plus up to UN divided by N, where U AVG is average speed of molecules and N is total number of molecules. है ना। आई थिंक ये वाला पार्ट सिंपल है। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया जो, या फिर आप कोई भी टेक्स्ट बुक रेफर करोगे तो आपको ये वाला पार्ट देंगे, लेकिन आपको ऊपर वाला एक क्वेश्चन नहीं देंगे, ठीक है ना। चलिए हम पढ़ते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में। तो देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता क्या है, इसके बाद सपोज करो अगर मैं बात करता हूँ, मैं पीयूष हूँ, सपोज पीयूष हूँ, वो क्या कर रहे हैं, वो आपका बाइक चला रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर पे, 60 किलोमीटर पर आवर पे चला रहे हैं। सिमिलरली जैसिका है, वो जो चला रही है, वो बाइक चला रही है, वो भी 60 किलोमीटर पर आवर पे चला रही है, ठीक है ना। अब मान के चलो कोई दूसरा बच्चा है, आपका एक्स है और आपका वाई बच्चा है, वो क्या कर रहा है, वो आपका 90 किलोमीटर पर आवर पे चला रहा है और दूसरा आपका 80 किलोमीटर पर आवर पे चला रहा है। लेकिन अभी अगर ध्यान दोगे, यहाँ पे आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा, आप बोलोगे 60, कितना होगा आपका, 60 किलोमीटर पर होगा। क्यों, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो क्या प्रेफर करते हैं, वो 60 किलोमीटर पर आवर पे चले गया प्रेफर करते हैं। तो क्या होगा, 60 किलोमीटर पर क्या होगा आपका, इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा। समझिए बच्चों। बेटा प्लीज आप उसका डेफिनेशन पढ़िए। Most probable speed possessed by the maximum number of gas molecules. जो गैस मॉलिक्यूल क्या होगा, सबसे ज्यादा स्पीड को ऑक्यूपाई करते हैं, जो कॉमन स्पीड होगा हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अगेन आपका ये जो क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक नहीं दिया गया, अब इसको फिर सीधी, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा, अंडर रूट 2RT बाय m, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना।
अगेन मैं बोलूंगा ये आपका JW के लिए काम आएगा, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो सभी बच्चों को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में समझ पता चल गया क्या होता है करके बच्चों? सारे बच्चे प्लीज रिस्पॉन्ड बच्चा। वंशिका, दिनेश, ओके, थैंक यू, थैंक यू, ओके। अब हम देखते हैं रूट मीन स्क्वायर के बारे में, प्लीज पढ़िए बच्चा जेसिका। Root means square speed. Square root of the mean of the squares of the speeds possessed by the gas molecules. ओके, अगेन मैं आपको बोलूंगा ये फॉर्मूला नहीं दिया गया, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना, कौन सा? दैट इज अंडर रूट ऑफ 3RT/m, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, सपोज करो आपको एग्जाम ऐसे ऐसे कुछ वैल्यू देंगे, आपको बोलेंगे ए है जिनका स्पीड है आपका 1 km/h, बी है जिनका स्पीड है 2 km/h, और सी है जिसका स्पीड है 3 km/h, और आपको ऐसा बोल देंगे फाइंड द RMS स्पीड। तो करना क्या है, सबसे पीछे स्टार्ट करें। क्या बोला यहाँ पे? रूट मीन स्क्वायर है ना, तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले करोगे आप स्क्वायर करोगे, जो भी स्पीड हो गया और उसे स्क्वायर करोगे। क्या करोगे? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आपने कर दिया। फिर आप करोगे उसका मीन मतलब क्या होता है? उसका एवरेज निकालोगे, क्या निकालोगे? उसका एवरेज निकालोगे। तो एवरेज कितना है? 3 नंबर है, तो क्या करोगे आप इसको डिवाइड बाय 3 कर दोगे। लास्ट में क्या करोगे? उसका रूट निकालो। तो जैसे आप उसका रूट निकाल दो, क्या आपको क्या मिल जाएगा? आपको इन तीनों का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिल जाएगा। समझ गए? तो एग्जाम में भी आपको ऐसे इसी फॉर्म से करना है। आप एग्जाम में कैसे लिखोगे? सपोज देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसका स्पीड क्या होगा? u1 होगा, u2 होगा, डॉट डॉट अप टू un होगा। अगर मुझे इसका क्या निकालना है? रूट में स्क्वायर, तो क्या करूंगा? सबको पहले स्क्वायर करूंगा, फिर सेकंड स्टेप क्या होगा मेरा? सेकंड स्टेप सबको ऐड करना होगा, मतलब कि उसका एवरेज निकालना होगा, एंड थर्ड स्टेप मेरा क्या होगा? मेरा उसका रूट करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप में रूट करना पड़ेगा। समझ गया पार्ट बच्चा? अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर JW। ओके बच्चों, समझ जाए बच्चे ये वाला पार्ट अच्छे से? कोई दिक्कत है ना किसी को भी? No, sir. ओके, जेसिका बेटा प्लीज कंटिन्यू कीजिए। If we have n number of particles, then root mean square is equal to u1 square plus u2 square plus up to u1 square divided by n whole the power half. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपको जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया होगा, आपको सबसे क्या करना है? सबसे पहले उसका स्क्वायर निकालना है, बैक से स्टार्ट करना है। पहले स्क्वायर करोगे, उसका मीन निकालोगे, उसका क्या? उसका रूट करोगे, ठीक है ना? आपको इतना करना है, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए ये पार्ट बच्चों? Yes, sir. ओके, अब देखो मैं अभी आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जो कि आपके एग्जाम में काफी काम आएगा, ठीक है ना? मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ पे लिख दूँ क्या नीचे? Yes, sir. यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना? जो कि आपके एग्जाम में काफी काम आएगा। सपोज करो आपको एग्जाम में से दे देंगे, आपको निकालना होगा एवरेज वेलोसिटी। सपोज करो आपको फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी, फाइंड करना है, और आपको क्वेश्चन में क्या होगा? आपको RMS का स्पीड दिया गया होगा। तो क्या करोगे? आपको इसका फॉर्मूला होता है दैट इज 0.9213 मल्टीप्लाई बाय दैट इज इनटू VRMS, ये फॉर्मूला होता है। मतलब क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर आपको RMS वैल्यू दिया गया है और आपको निकालना क्या है? एवरेज निकाल, तो क्या करो? आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली अगर आपको क्या निकालना है? अगर आपको क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालना है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकाल, तो क्या करोगे? आप करोगे दैट इज 0.8 आई थिंक क्या होता है 0.816 हाँ इनटू VRMS। तो क्या करोगे? ये भी करोगे तो क्या होगा? आपका RMS का आंसर आ जाएगा। तो क्या करोगे? ये आपका दोनों फॉर्मूला है जो कि आपका एंट्रेंस में भी और आपका बोर्ड एग्जाम में इजीली आप निकाल सकते हो, ठीक है ना? इसको नोट डाउन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, समझ गए ये पार्ट? सिंपल सी बात, देखो अगर आपको दिया गया होगा मोस्ट पर स्पीड दिया होगा, सब दिया दिया, आपको बोलेंगे इसका RMS स्पीड क्या होगा? तो कुछ नहीं, आप उस नंबर उसे डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? VRMS मिल जाएगा। समझ गए बच्चा ये पार्ट? डन? Yes, sir. चलिए अब देखो, अभी हम पढ़ेंगे उनका इन सबका रिलेशनशिप, हम पढ़ेंगे सबका रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है ना? अब देखो, जब भी हम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, हम क्या देखते हैं कि किसका स्पीड ज्यादा है, हमें देखते हैं किसका स्पीड ज्यादा है।
तो अब ये देखोगे, आप ये देखोगे जब हम रूट में स्क्वायर रेशियो एवरेज स्पीड रेशियो मोस्ट स्पीड निकालते हैं तो क्या होता है, हम सबका फॉर्मूला लिखेंगे, उनका रेशियो निकालेंगे, तो क्या होता है हमारा रूट सॉरी हमारा जो आरएमएस वैल्यू है उससे कुछ आंसर आता है 1.2 के आसपास आता है। मुझे अब अच्छे से पूरा याद नहीं है, नीचे लिखा होगा, ठीक है ना। उसका 1.2 आता है, एवरेज का 1.1 समथिंग आता है और आपका मोस्ट स्पीड 1 आता है। इसका मतलब क्या होगा, जब भी कोई आपको ग्राफ दिया होगा, अगर आपको स्टार्टिंग में आपको सबसे मैक्सिमम स्पीड दिया होगा तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगा आपका, क्या होगा आपका रूट में स्क्वायर वैल्यू होगा, क्योंकि इसका स्पीड क्या आपका सबसे मैक्सिमम है। जो स्पीड मैक्सिमम है ग्राफ में क्या होगा उसका वैल्यू सबसे आगे दिया होगा, ठीक है। तो जब हम कंपेयर करते क्या होगा, आपका आरएमएस का 1.2 के आसपास आता है, एवरेज का 1.1 के आसपास आता है और आपका मोस्ट स्पीड का 1 के आसपास आता है इसका आंसर, ठीक है। नीचे पढ़ते इसको, देखो हाँ ये नीचे देखो। बेटा प्लीज कंटिन्यू करिए इसको, पढ़िए इसका बच्चा जेसिका। URMS ratio, U average ratio, U most probable speed for a particular gas at the same temperature. हाँ ये इम्पोर्टेंट, अगेन बोलूंगा ये सेम टेम्परेचर, ये इम्पोर्टेंट, सेम टेम्परेचर नहीं होगा तो आपका वैल्यू बढ़ सकता है। आपको ये वाला पार्ट को नोट डाउन करना है, इसको आपको नोट डाउन करना है। टेम्परेचर सेम होना चाहिए तब जाके ही हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ठीक है। जब टेम्परेचर मतलब आपका वैल्यू कितना आएगा आरएमएस का 1.224 आएगा, इसका 1.28 आएगा, इसका 1 आएगा, तो ऑब्वियसली सबसे स्पीड किसका होगा, सबसे स्पीड होगा आरएमएस का होगा, फिर एवरेज होगा, फिर आपका मोस्ट स्पीड होगा, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट आया था आपको, आई थिंक आया था जेडब्ल्यू के अंदर आया था कुछ 17 या 18 के अंदर आया था क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? नो सर। पक्का समझ गए? रोहित बेटा, अभिषेक, यश, यस सर। अलौकिक, बाकी बच्चे प्लीज रिस्पॉन्ड Yes, करें। sir. सबको समझ में अच्छे से आ रहा है ये वाला पार्ट? यस सर। चलिए थैंक यू सो मच बच्चों। अब देखो, अभी हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चा, अभी हम पढ़ेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या, अभी हमने क्या निकाला, जो स्पीड निकाला दैट इज हमने स्पीड ये निकाला कि आपका जो आरएमएस स्पीड है उसका स्पीड क्या आपका, उसका सबसे मैक्सिमम स्पीड है, उसका क्या है मैक्सिमम स्पीड है। और सेकंड नंबर पे क्या आता है आपका एवरेज स्पीड आता है, ये आपका सेकंड नंबर पे आता है, और आपका मोस्ट स्पीड आपका फर्स्ट नंबर पे आता है। हम इन तीनों को स्पीड को जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो इससे ग्राफ कैसा आएगा हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब कौन पढ़ेगा बच्चों, अब कौन पढ़ेगा, जैसे पढ़ेंगी या अंशुल पढ़ेंगे? ओके कम ऑन कंटिन्यू बेटा, कंटिन्यू। Maxwell-Boltzmann of speeds. Based on the theory of probability, statistical average of the speeds of the gas molecules. ओके तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने ये बोला है कि दैट इज इट इज बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और क्या होता है, इट गिव्स द स्टैटिस्टिकल एवरेज वैल्यू स्पीड ऑफ द होल क्लास ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जब हम क्या करेंगे पूरे गैस मॉलिक्यूल के साथ में कंपेयर करेंगे तो हम क्या करेंगे उससे ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में क्या करेंगे उसमें अलग अलग वैल्यू प्लॉट करेंगे, कौन सा आपका एवरेज स्पीड होगा, कौन सा आपका आरएमएस स्पीड होगा, कौन सा आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा। समझ गए? चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं जी। अब देखो यहाँ हम ये पढ़ सकते हैं दैट इज at particular temperature क्या होगा, the individual speed of the molecule keep changes but the distribution remains same। मैं बोलूंगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड जो है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। एक बार प्लीज को वापस पढ़िए बच्चा, जेसिका एक बार वापस पढ़िए। At a particular temperature, individual speed of molecules keeps changing. Distribution of speeds remains the same. अब देखो सपोज करो, मैं एग्जाम देता हूँ, सपोज करो एक इंसान है जो आज के 5 साल पहले क्या करता था, वो मांगे चलो 10,000 कमा रहा था, 10,000 उसकी इनकम थी। अब क्या हुआ, 5 साल बाद उसका इनकम हो गया 25,000 रुपीज, लेकिन फिर भी उसकी घर की हालत क्या हुआ, सुधरी नहीं। क्यों? आप ये बोल सकते, रीजन क्या होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। मतलब क्या होगा, भले उसका इंडिविजुअल इनकम बढ़ गया होगा लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसका जो सेविंग्स है वो कभी बढ़ा नहीं, मतलब इंक्रीज नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज महंगाई बढ़ गई। तो सिंपल सी बात है, हर पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या होगा, इंडिविजुअल स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल कीप चेंजिंग, क्या होगा, चेंज होता है, लेकिन क्या होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा।
कैसा होगा, उसका ऑलवेज कांस्टेंट होगा। अब ये पार्ट हम ग्राफ में समझेंगे, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको नोट डाउन करिए, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है ना, तो नोट करिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं बोलूंगा ये पूरा पार्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। अब हम जाते हैं इसके बारे में, प्लीज पढ़िए बच्चा इसको, प्लीज पढ़िए इसको। Maximum fraction of molecules possesses a speed corresponding to the peak of this curve referred to as UMP. ओके Most अब देखो हमेशा, हाँ जी बच्चा, अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, ये जो ये वाला पार्ट में क्या होता है, ये आपका होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, और यहाँ पे क्या होता है आपका स्पीड होता है, ठीक है ना, ये आपका स्पीड होता है। अब सपोज करो बच्चों कि अगर मैं आपको बोलता हूँ क्लास ऑफ 100 है, क्या क्लास ऑफ 100 बच्चे हैं, मैं बोलता हूँ कि आपका 100 में से 20 बच्चे जो हैं वो कितना मार्क्स लेकर आ रहे हैं, वो आपका 30 से 40 मार्क्स लेकर आ रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, 70% बच्चे कितना मार्क्स लेके आ रहे हैं, आप बोलोगे अराउंड वो कितना मार्क्स लेके आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं 50 से 75 के बीच में। और जो आपका 30% जो बच्चे वो कितना लेके आ रहे हैं, वो लेके आ रहा है आपका 80 से 95 लेके आ रहे हैं। उसका मतलब क्या होगा, अगर आप इसे ग्राफ बनाओ तो ग्राफ कैसे बनेगा, आप ग्राफ ऐसे बनाओगे ना, सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ मार्क्स, सपोज यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखते हैं, तो क्या होगा, अब मान के चलो यहाँ पे लिखा मैंने 0, यहाँ पे लिखा मैंने 10, यहाँ पे 10 लिखा, 20, 30 और वैसे प्लॉट बनाया, ठीक है ना। तो अब इसे ग्राफ कैसे बनेगा, आप बोलोगे ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो पहले सबका 0 है, फिर आपका क्या होगा 30 होगा, फिर क्या होगा आपका आप बोलोगे 70-75 से ज्यादा ग्राफ बनेगा और लास्ट में ऐसा ग्राफ बन जाएगा, है ना। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, ये जो रीजन है, ये जो आपका रीजन है, आप ये बोलोगे ये रीजन कैसा है, ये रीजन है आपका किसका 50 से 75 बीच का। तो आप क्या बोलोगे, मोस्ट प्रोबेबल मास क्या होगा बोलोगे, अगर आपको पूछे इसके अंदर आपका मोस्ट प्रोबेबल मास क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, क्लास ऑफ 100 में क्या बोलोगे, मोस्ट प्रोबेबल मास कितना होगा, आप बोलोगे 50-75 क्या होगा आपका मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स होगा। तो इसलिए क्या होगा, उसका जो साइज होगा बड़ा साइज होगा, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, जितने बच्चे क्या आ रहा है उसके उस मार्क्स आपको उसी के रेंज में आ रहा है। देखो 20% बच्चे क्या आ रहा है, वो तो एकदम लेस मार्क्स लेके आ रहे हैं, और कब कितना लेके आ रहे हैं 80 से 90 वाले। तो क्या होगा, जो ज्यादा लेके आ रहे, जो जिनका स्पीड ज्यादा होगा उनका क्या होगा, प्रोपोर्शन कम होगा। सिमिलरली जो क्या होगा, जो कम मार्क्स लेके आ रहे हैं उनका प्रोपोर्शन भी कम होगा, लेकिन जो मिडिल जो बीच वाला है ना, वो आपके ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, ऑब्वियसली बात है कि नहीं। तो सिमिलरली जब हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या होगा, जो आपका पीक होगा ना, जो आपका पीक होगा वो क्या होगा आपका क्या होगा आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा। ये पार्ट समझ के बच्चा, ये पार्ट सबको आया समझ में, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे इसको पढ़िए बच्चा, इसको पढ़िए जैसिका। Actual distribution of molecular speeds in a gas depends on temperature and molar mass. अब देखो क्या बोला यहाँ पे, दो चीज बोला है, जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपका स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन किसको डिपेंड करता है, आपका दो चीज को डिपेंड करता है, किसका, टेम्परेचर के ऊपर, आपका मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर हम गैस का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर स्पीड कैसा होगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना, ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। तो आप ये बोलोगे जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा आपका, आप बोलोगे जो आपका टेम्परेचर, जो आपका ग्राफ कैसा होगा, आपका ग्राफ क्या होगा, आपका ग्राफ क्या होगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा, क्या होगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा। मतलब क्या, जैसे हमने क्या देखा था, यहाँ पे देखा था, यहाँ पे देखो ये क्या आपका, ये आपका स्पीड है ना, ये क्या आपका स्पीड है। अगर मैं बोलता हूँ अगर आपका स्पीड, अगर मैं आपका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, अब क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपका ऐसा क्या करेंगे, ऐसा मोशन करेंगे, क्यों, अब क्या हो रहा है, आपका स्पीड बढ़ रहा है, तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल से जो पहले आपका इतना मोशन कर रहे थे, इतना स्पीड था उनका, अब उनका स्पीड कैसा होगा, अब उनका स्पीड होगा ये वाला पार्ट, कितना, ये वाला पार्ट उनका स्पीड होगा, जो कि क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा। समझ गया बच्चा ये पार्ट, Yes, sir. समझ गए। अब देखो अब हम ग्राफ से पढ़ाई करते हैं इसको, देखो ये वाला पार्ट देख लिया सबको। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले वाला टेम्परेचर क्या कम है, इसका क्या टेम्परेचर कम है, इस वाले का टेम्परेचर ज्यादा है, तो क्या होगा, देखो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, अब देखो एरिया भी देखो कैसा, एरिया भी बढ़ गया है। अब मान के चलो अगर मैं बोलता हूँ क्लास ऑफ 100 के अंदर क्या होगा,
आप बोलोगे जो 30 के नीचे लेके आ रहा होगा वो फेल हो जाएगा। क्या होगा वो, सॉरी आप बोलोगे हाँ हाँ चलो आप ये बोलोगे जो 30 के नीचे लेके आओगे क्या होगा वो फेल हो जाएगा। अब मैं क्या, अब मैंने मार्क्स घटा दिया, अब मैंने मार्क्स मैंने 20 मार्क्स कर दिया। जब मेरे मार्क्स 20 के तो क्या होगा, अब बच्चे यार ज्यादा पास होंगे तो क्या होगा, एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। सिमिलरली अगर क्या करता मैं टेम्परेचर बढ़ाता क्या होगा, मोस्ट ऑफ जितने आपका जो गैस बढ़ गया होगा तो उनका स्पीड बढ़ जाएगा। अगर स्पीड बढ़ जाए तो क्या होगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा आपका ऐसा बढ़ जाएगा। क्या होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, ऑब्वियसली उनका मोस्ट स्पीड भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। यह पार्ट समझ गए बच्चा, यह पार्ट समझ गए। यस सर। ओके, अगेन मैं आपको ये बोलूंगा कि ऑलवेज जो ग्राफ कैसा होगा, ऑलवेज राइट साइड शिफ्ट होगा, कभी भी आपका लेफ्ट साइड शिफ्ट हो, क्योंकि लेफ्ट साइड जाओ तो क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या आपका, यहाँ पे तो 0,0 है, यहाँ पे क्या आपका 0,0 है। राइट साइड में क्या होगा, स्पीड तो बढ़ रही है तो क्या होगा, आपका ग्राफ राइट साइड में जाते रहेगा, ठीक है ना। चलो तो ये पार्ट सबको समझ में आ रहा है बच्चों, ये पार्ट डन है। यस सर। चलिए अभी हम देखते हैं इस वाले पार्ट के बारे में, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, the effect of temperature on distribution speed, that is if temperature increases the molecular motion become rapid, therefore the entire curve shift towards the right side, the entire curve shift towards the right side। तो इसको भी आपको क्या करना है, नोट करना है एग्जाम के लिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा। चलो यस सर। अगेन ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। देखो अब दो सिंपल सी बात है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ डिफरेंट मासेस के बारे में। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलता हूं जिसका मास ज्यादा होगा उसका स्पीड कैसा होगा। अगर मैं बात करता हूँ, अगर लड़का है वो काफी मोटा है और काफी एक पतला लड़का है, तो नेचर से बात है, जो मोटा होगा वो जल्दी थक जाएगा तो उसका स्पीड कैसा होगा, कम हो जाएगा। सिमिलरली जो पतला होगा उसका स्पीड कैसा होगा, ज्यादा होगा। सिमिलरली क्या होगा, अगर आपका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, अगर क्या होगा, अगर आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो क्या होगा, आप बोलोगे स्पीड कैसा होगा, स्पीड आपका डिक्रीज होगा। लेकिन अगर आप मॉलिक्यूलर मास कम है तो क्या होगा, उसका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे आप ग्राफ में देख सकते हो, देखो यहाँ पे जो M2 क्या है, उसका मास कैसा आपका, उससे कम मार्क्स है, उसका मास ऐसा है कम है, तो क्या होगा, उससे ग्राफ देखो, उसके ग्राफ का देखो यहाँ पे, इससे ग्राफ ऐसे बने, मतलब क्या, उसका स्पीड ज्यादा है। सिमिलरली जिसका मास ज्यादा है, ठीक है ना, उसका क्या होगा, उसका मोस्ट पॉसिबल क्या होगा, उसका कम होगा। ये वाला पार्ट समझ गए, ये वाला बच्चा, ये वाला पार्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। यस सर। अब देखो एग्जाम में आई थिंक ऐसा क्वेश्चन पूछा था, एक क्लोरीन दिया था और एक नाइट्रोजन दिया था, और आपको एग्जाम में पूछा था इन दोनों में से क्लोरीन ग्राफ कौन सा होगा और आपका नाइट्रोजन ग्राफ कौन सा होगा। तो जल्दी बता बच्चा, कौन सा ग्राफ किसका होगा, क्लोरीन और नाइट्रोजन, इन दोनों में से ग्राफ किससे कौन सा होगा, बोलो बच्चों जल्दी, बोलो बच्चों, कम ऑन बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ, प्लीज आप थोड़ा रिस्पॉन्ड करिए बच्चा। यस सर। है ना। अब देखो, अब ये बोलोगे कि जो नाइट्रोजन है उसका मास कैसा होगा, उसका मास होगा कम, उसका मास से कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, स्पीड ज्यादा होगा। तो क्या बोलोगे, ये जो होगा ये किसका होगा, ये आपका नाइट्रोजन वाला पार्ट होगा। जो आपका M1 किसका होगा, आपका Cl2 का होगा, राइट। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो सिंपल सी बात ये है, जिसका मास ज्यादा उसका स्पीड कम, जिसका मास कम उसका स्पीड ज्यादा। समझिए बच्चा वाला पार्ट, डन है ये वाला पार्ट के अंदर, सर। तो दिक्कत है ना। यस सर। चलिए नो सर। ओके, चलो बच्चों, तो आज का क्लास आपको सबको प्रॉपर समझ में आया ये वाला पार्ट, ये वाला क्लास आपको अच्छे से बच्चों। यस सर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ मैं आज की क्लास को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। अभी आप दूसरे क्लास पर जा सकते हो, क्योंकि अभी थोड़ा लेट 10 बजने वाले हैं।